CEW 101 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 5 के बारे में बताएंगे, जिसका विषय है प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र के श्रेणी व समांतर क्रम व उन पर आधारित सांख्यिक प्रश्न। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस एंड सम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ऑब्जेक्ट, आज की विषय का ऑब्जेक्ट है RLC के श्रेणी तथा समांतर क्रम तथा तुलनात्मक मान। किस अवस्था में तुलनात्मक मान बढ़ता है और किस अवस्था में घटता है। श्रेणी व समांतर क्रम परिपथ पर सरल सांख्यिक प्रश्नों का हल करना। विद्युत परिपथ, वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह चित्र एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का है, जिसमें एक सोर्स है और एक लोड है। सोर्स जहाँ पे एनर्जी निकलती है, लोड वो है जिसमें एनर्जी जाती है, वहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये एक विद्युत परिपथ है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जो है फ्लो हो रहा है, एनर्जी इस तरह से फ्लो हो रही है। अब आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पे भी आपको दो अलग अलग परिपथ दिखाई दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इस चित्र में देखिए, इसमें आपको अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ मीटर्स हैं, कुछ सप्लाईज हैं, ये सब मिलके सर्किट बनता है। अब इस चित्र में देखिए, इसमें आपको एक बल्ब दिखाया गया है और इस बल्ब के अंदर ही इलेक्ट्रिकल सर्किट भी लगा हुआ है, जो कि इसका एक चोक सर्किट है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के सर्किट्स होते हैं। वह परिपथ जिसमें दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा परिपथ तथा प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने वाले परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहते हैं। जैसा इस चित्र में देखिए, इसके अंदर सप्लाई जो है वो डीसी सप्लाई है, बैटरी से सप्लाई दी जा रही है, और इसमें जो धारा बह रही है वो दिष्ट धारा है। तो ये दिष्ट धारा परिपथ है। अब इस सर्किट में देखिए, ये सिंपल रिले का सर्किट है और इसके अंदर एक बैटरी लगी है, जिस बैटरी के थ्रू इस सारे सर्किट के अंदर सप्लाई जाती है, जो कि डीसी सप्लाई। तो इस तरह से ये जो परिपथ है वो डीसी परिपथ है। इस परिपथ में सप्लाई जो है वो एसी सप्लाई है और बल्ब्स लगे हुए हैं जो कि एसी से चलते हैं। तो ये सप्लाई एसी होने की वजह से, और इसमें धारा जो बहती है वो एसी परिपथ कहलाता है। इस परिपथ में जो धारा बहती है वो ऑल्टरनेटिंग होती है या एसी होती है। परिपथ में कम या अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को आपस में जोड़कर प्रयोग किया जाता है। जैसे इस सर्किट में देखिए, कुछ प्रतिरोध हैं, उनको अलग अलग तरीके से जोड़ा गया है। यह संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला श्रेणी संयोजन, दूसरा समानांतर संयोजन। प्रेरकत्व तथा संधारित्र को भी इसी प्रकार से संयोजित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में होकर गुजरने वाली धारा का मान समान हो, किंतु
उन पर विभव अलग अलग हो तो यह क्रम श्रेणी क्रम कहलाया जाता है। अब देखिए, इस परिपथ में जो धारा बह रही है वो सेम है, हर एक प्रतिरोध में सेम धारा जा रही है और वोल्टेजेस अलग अलग हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देखिए, इस चित्र में दो प्रतिरोध हैं R1 और R2। धारा I जो है दोनों में जा रही है, लेकिन R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 है और R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 है। तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन है या श्रेणी परिपथ। उसी प्रकार इस चित्र में देखिए, इसमें दो सोलर सेल्स हैं जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं, धारा उन दोनों में सेम फ्लो होती है। उसी प्रकार ये एक परिपथ है जिसके अंदर दो छोटे बल्ब्स हैं, दोनों बल्ब्स को सीरीज में जोड़ा गया है सप्लाई के द्वारा, तो ये परिपथ भी सीरीज परिपथ है। इन सभी चित्रों से स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान समान है, अतः ये श्रेणी क्रम में है। यदि प्रतिरोध R1, R2, R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में हैं तथा V वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हैं और प्रतिरोधों के सिरों पर विभव V1, V2, V3, V4 क्रमशः है, तो तुल्य प्रतिरोध के लिए देखिए ये सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस है 4 R1, R2, R3, R4 जो कि श्रेणी में है, सेम धारा बह रही है, वोल्टेजेस सबके क्रॉस अलग अलग है। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए V का जो मान है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और ओम के नियम के द्वारा V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 प्लस I इंटू R4 या V बराबर I कॉमन ले लीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 या V बाई R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R अगर तुल्य प्रतिरोध है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अतः श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। फलतः तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़ते हैं तो उनका जो मान है वो सबके मान के योग के बराबर होता है। श्रेणी प्रतिरोध पर सरल प्रश्न। अब ये परिपथ देखिए, इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई है और 3 रेजिस्टेंसेस जो हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसमें एक एमीटर भी है। तो सवाल है, चित्र दर्शाता है 3 प्रतिरोध R1 6 ohms, R2 4 ohms, R3 2 ohms और एक एमीटर लगा हुआ है, 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य प्रतिरोध तथा धारा का मान ज्ञात करना है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जैसा कि हम जानते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो इस तरह से R बराबर 6 प्लस 4 प्लस 2 बराबर 12 ohms। ठीक है। अब धारा के लिए, अतः तुल्य प्रतिरोध का मान 12 ohms होगा। धारा के लिए ओम के नियम से V इज इक्वल टू I इंटू R और I बराबर V बाई R 12 बाई 12 बराबर 1। धारा I बराबर 1 एम्पियर। तो इस तरह से परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बह रही है और जो प्रतिरोधों का कुल मान है वो 12 ओम है। समानांतर क्रम में प्रतिरोध रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव समान हो किंतु उनसे होकर गुजरने वाली धारा का मान अलग अलग हो, तो वह क्रम समानांतर क्रम कहलाता है।
अब इस चित्र में देखिए, इसमें दो प्रतिरोध हैं R1 और R2, और ये दोनों समानांतर क्रम में हैं क्योंकि दोनों में अलग अलग धारा बह रही है। एक में धारा I1 है, दूसरे में धारा I2 है, लेकिन वोल्टेज दोनों में सेम है। तो ये परिपथ समानांतर परिपथ है। जैसा कि इस चित्र में देखिए, इसमें दो छोटे बल्ब्स हैं, A और B पॉइंट पे लगे हुए हैं। ये दोनों बल्ब्स जो हैं वो पैरेलल में हैं। उसी तरह से इस चित्र में तीन बल्ब्स हैं और ये तीनों बल्ब जो हैं वो समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें बैटरीज इन पैरेलल, दो बैटरीज हैं और दोनों बैटरीज पैरेलल में जुड़ी हुई हैं और ये एक मोटर में सप्लाई दे रहे हैं। इन चित्रों से स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान अलग अलग है, अतः वह समानांतर क्रम में है। यदि सप्लाई V वोल्ट से R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभव समान होगा तथा बहने वाली धारा का मान अलग अलग क्रमशः I1 और I2 हो तो तुल्य प्रतिरोध का मान 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। तो श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 होता है, समानांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अब एक प्रश्न है, 10 ओम तथा 10 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगे हों तो परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, इसमें सर्किट में दिख रहा है दो प्रतिरोध हैं, एक 10 ओम का है और एक 20 ओम का है। जो 10 ओम का है उसमें धारा I1 बह रही है और जो 20 ओम का है उसके अंदर धारा I2 बह रही है। अब हमें निकालना है कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। हम जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो मान रखिए R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 20 ओम, तो 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/20 और R इज इक्वल टू 10 इंटू 20/10 प्लस 20 और R बराबर 200/30। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी R बराबर 6.66 ओम्स। तो इस प्रकार जो प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध, उसका मान 6.66 ओम्स होगा। तो आप देखते हैं इसमें कि जब समानांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। अब यहाँ पर परिपथ दिखाया गया है, सीरीज सर्किट। अब इस सर्किट में देखिए, इसमें दो बल्ब्स लगे हुए हैं और उसमें से एक बल्ब फ्यूज़ है। तो जब एक बल्ब फ्यूज़ है तो दूसरा बल्ब भी उसके साथ जो लगा हुआ है वो जलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर से धारा बह नहीं पा रही है, क्योंकि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, दोनों बल्ब्स श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर एक बल्ब भी खराब हो जाएगा तो दूसरा बल्ब नहीं जलेगा। इसी प्रकार नीचे चित्र में देखिए, बल्ब अगर जलेंगे तो दोनों बल्ब जलेंगे, वरना एक बल्ब भी नहीं जलेगा। तो ये सीरीज सर्किट है, सीरीज परिपथ, जिसमें सेम धारा बहती है। अब यहाँ देखिए समानांतर परिपथ, पैरेलल सर्किट। इसके अंदर अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो दूसरा बल्ब फिर भी जलेगा, जबकि सीरीज सर्किट में अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो दूसरा बल्ब नहीं जलता है। लेकिन समानांतर परिपथ में अगर एक बल्ब खराब हो जाए तब भी दूसरा बल्ब जलेगा। इस वजह से घर के अंदर जब भी हम बल्ब्स या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं सब पैरेलल में लगाते हैं, ताकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा उसमें रुकावट पैदा ना करे। श्रेणी क्रम में संधारित्र, कैपेसिटर्स इन सीरीज।
जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक संधारित्र से होकर गुजरने वाली धारा का मान समान हो किंतु उस पर विभव अलग हो तो यह क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। जैसा आप इस चित्र में देखिए, इसमें तीन संधारित्र हैं C1, C2, C3 जो कि श्रेणी में है। किस लिए? क्योंकि धारा सब बराबर जा रही है सब में से और विभव वोल्टेजेस सब में अलग अलग हैं। यदि V वोल्ट की सप्लाई से C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो सभी संधारित्र में बहने वाली धारा का मान समान होगा तथा उनके सिरों पर विभव का मान अलग अलग होगा। अगर ऐसा है तब तुल्य संधारित्र की धारिता का मान 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर होगा। प्रश्न, दो संधारित्र C1 बराबर 10 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 20 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता का मान ज्ञात करो। देखिए उसके लिए चित्र बना है। इस चित्र में दो कैपेसिटेंस C1 और C2 दिखाए गए जो 10 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड्स के हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन है, उत्तर है श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 दिया है। C1 बराबर 10 माइक्रोफैरड और C2 बराबर 20 माइक्रोफैरड। अब इनका मान रखिए, इसलिए 1/C बराबर 1/10 प्लस 1/30 बराबर C बराबर 10 गुणा 30 बटे 10 प्लस 30। अतः कुल धारिता का मान C बराबर 7.5 माइक्रोफैरड्स होगा। समानांतर क्रम में संधारित्र। अब आपको बताया जाएगा कि समानांतर क्रम में किस तरह से संधारित्र जुड़ते हैं। जब दो या दो से अधिक संधारित्र इस प्रकार जुड़ें कि प्रत्येक संधारित्र पर विभव समान हो किंतु उससे होकर गुजरने वाली धारा का मान अलग अलग हो तो यह क्रम समांतर क्रम कहलाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देखिए, C1 और C2 दो कैपेसिटेंसेस हैं जो कि पैरेलल में इसलिए हैं कि दोनों में अलग अलग धारा बह रही है लेकिन वोल्टेज दोनों का सेम है। तो यदि V वोल्ट की सप्लाई से C1 तथा C2 समानांतर क्रम में जुड़े हों तो संधारित्रों के सिरों पर विभव समान होगा तथा बहने वाली धारा का मान अलग अलग होगा तथा तुल्य धारिता का मान C बराबर C1 प्लस C2 होगा। अब इस सर्किट में देखिए, इसमें ये नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कैपेसिटेंस हैं जो कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं और आगे दो कैपेसिटेंस और हैं वो भी आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से कैपेसिटेंसेस को पैरेलल में जोड़ा जाता है। अब एक सवाल है, 10 माइक्रोफैरड तथा 20 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र समानांतर क्रम में लगे हों तो परिपथ का तुल्य धारिता कितनी होगी? उत्तर, हम जानते हैं कि समानांतर क्रम में संधारित्रों की धारिता का तुल्य मान का सूत्र C बराबर C1 प्लस C2 है। दिया है C1 बराबर 10 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 20 माइक्रोफैरड। इसलिए संधारित्रों का तुल्यमान C बराबर C1 प्लस C2 या C बराबर 10 प्लस 20 बराबर 30। तो तुल्य धारिता का मान 30 माइक्रोफैरड होगा। अब बात होती है श्रेणी क्रम में इंडक्टर्स, श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व। जब दो या दो से अधिक
प्रेरकत्व इस प्रकार जुड़े हैं कि प्रत्येक प्रेरकत्व से होकर गुजरने वाली धारा का मान समान हो, किंतु उन पर विभव अलग अलग हो, तो यह क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देखिए, दो इंडक्टेंसेस हैं L1 और L2, दोनों श्रेणी में हैं, सेम करंट फ्लो हो रही है, लेकिन वोल्टेजेस दोनों के ऊपर अलग अलग हैं। यदि V वोल्ट की सप्लाई से दो प्रेरकत्व L1 और L2 श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो सभी प्रेरकत्व में बहने वाली धारा का मान समान होगा, पर उनके सिरों पर विभव का मान अलग अलग होगा। तब तुल्य प्रेरकत्व का मान L बराबर L1 प्लस L2 होगा। इस प्रकार जब प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य मान उनके सम के बराबर होता है, मतलब दोनों के योग के बराबर होता है। अब एक प्रश्न है, दो प्रेरकत्व L1 बराबर 10 हेनरी, L2 बराबर 30 हेनरी श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो तुल्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात करो। उत्तर, जैसा कि हम जानते हैं, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रेरकत्व का सूत्र L बराबर L1 प्लस L2 है। दिया है कि L1 बराबर 10 हेनरी, L2 बराबर 20 हेनरी, तो कुल तुल्य प्रेरकत्व का मान L बराबर L1 प्लस L2 10 प्लस 20 बराबर 30 हेनरी। समानांतर क्रम में प्रेरकत्व इंडक्टर्स इन पैरेलल। जब दो या दो से अधिक प्रेरकत्व इस प्रकार जुड़े हैं कि प्रत्येक प्रेरकत्व का विभव समान हो, किंतु उनसे होकर गुजरने वाली धारा का मान अलग अलग हो, तो यह क्रम समानांतर क्रम कहलाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देखिए, इसमें दो इंडक्टेंसेस हैं L1 और L2, दोनों समानांतर क्रम में हैं क्योंकि दोनों के अंदर धारा समान नहीं बह रही है, दोनों में धारा अलग अलग बह रही है, लेकिन विभव समान है। तो इस प्रकार ये दोनों इंडक्टेंसेस आपस में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समानांतर क्रम में तुल्य इंडक्टेंस का मान 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। जब श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो उनका मान होता है L1 प्लस L2, लेकिन जब समानांतर क्रम में जुड़ते हैं तो प्रेरकत्व का तुल्यमान 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। इस तरह से श्रेणी क्रम में जब जुड़ते हैं तो उनका मान तुल्यमान बढ़ जाता है, लेकिन जब समानांतर क्रम में जुड़ते हैं तो उनका तुल्यमान कम हो जाता है। अब एक प्रश्न है, 10 हेनरी तथा 20 हेनरी के दो प्रेरकत्व समानांतर क्रम में 50 वोल्ट की सप्लाई के क्रॉस लगे हों, तो परिपथ का कुल प्रेरकत्व कितना होगा। देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इसमें दो इंडक्टेंसेस हैं, एक 10 हेनरी का है और एक 20 हेनरी का। तो इसका हल है, उत्तर, हम जानते हैं कि समानांतर क्रम में प्रेरकत्व का तुल्यमान का सूत्र निम्नलिखित है, 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2, और दिया है L1 बराबर 10 हेनरी, L2 बराबर 20 हेनरी, इसलिए तुल्य प्रतिरोध 1/L बराबर 1/10 प्लस 1/20 और L बराबर 10 गुणा 20 बटे 10 प्लस 20, और तो कुल प्रेरकत्व का मान L बराबर 6.66 हेनरी। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने पढ़ा RLC के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम और उनका तुलनात्मक मान। RL श्रेणी क्रम में
तुल्यात्मक मान बढ़ता है तथा समांतर क्रम में तुल्यात्मक मान घटता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2 या L बराबर L1 प्लस L2, तो श्रेणी क्रम में उसका मान बढ़ जाता है, लेकिन जब ये समांतर क्रम में जो लगते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 या 1/L बराबर 1/L1 प्लस L2। परंतु जब कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो उनका तुलनात्मक मान घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूत्र है 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2 श्रेणी में, और जब ये समानांतर क्रम में जुड़ते हैं तो इनका मान बढ़ जाता है, क्योंकि समानांतर क्रम में C का मान C1 प्लस C2 के बराबर होता है। हमने श्रेणी क्रम व समानांतर क्रम परिपथ पर सरल सांख्यिकी प्रश्नों को हल करना भी सीखा। अब हम आपको बताएंगे कि आपको कक्षा कार्य में क्या करना है। आपको प्रयोगशाला में प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में संयोजन करके उनके तुलनात्मक मान का अध्ययन करना है। तो ये काम आपको क्लास में अभी करना है। इसके अलावा आज जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है उसके बारे में बताते हैं। आज आपको प्रैक्टिकल जो करना है उसका नंबर है 5, प्रैक्टिकल नंबर 5, और उसका उद्देश्य है मल्टीमीटर द्वारा प्रतिरोध, धारा तथा वोल्टेज का मापन। अब हम आपको मल्टीमीटर के बारे में बताएंगे। मल्टीमीटर की थ्योरी। मल्टीमीटर एक माप यंत्र है जिसके द्वारा धारा, वोल्टता और प्रतिरोध मापने के लिए क्रमशः एमीटर, वोल्टमीटर और ओम मीटर शामिल किए गए हैं। इसलिए इस मीटर को एवोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। कई निर्माताओं द्वारा इस मीटर का प्रयोग वोल्ट, ओम और मिली एम्पियर को मापने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा एसी तथा डीसी वोल्टेज और करंट माप सकते हैं। इन सब मापनों के लिए मल्टीमीटर में एक मीटर होता है और विभिन्न स्विचों के माध्यम से आंतरिक परिपथ को बदलकर मीटर को वोल्टमीटर, एमीटर या ओम मीटर के रूप में बदला जा सकता है। इसमें एक सेलेक्टर स्विच होता है जिसका चित्र अभी आप इसमें देखेंगे। ये सेलेक्टर स्विच है। इस स्विच में वोल्ट और ओम और करंट तीनों चीज़ें दिखाई गई हैं। डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें माप सकते हैं। और मापने के लिए सेलेक्टर स्विच को उस पर रखना होगा जिसका माप आप करना चाहते हैं। जैसे वोल्टेज डीसी वोल्टेज है कि एसी वोल्टेज, ओम या डीसी करंट। अगर वोल्टेज नापना है तो वोल्टेज में आपको सेलेक्ट करना होगा कि इनपुट वोल्टेज किस रेंज में है। इस मीटर में एक बहुमापी मल्टी रेंज स्केल होता है जिस पर वोल्ट, ओम और एम्पियर अंकित होते हैं, ताकि एक ही स्केल का प्रयोग करते हुए हम धारा, वोल्टता तथा ओम माप सकें। यह एक मल्टीमीटर का चित्र है जिसके द्वारा हम वोल्टता, धारा तथा ओम नाप सकते हैं। इसमें एक मल्टी रेंज स्केल होता है जो आप इस चित्र में देखेंगे। ये चित्र देखिए, इसमें मल्टी रेंज स्केल है।
एक ही स्केल के ऊपर हम धारा का मान और वोल्टता का मान और प्रतिरोध का मान माप सकते हैं। धारा तथा प्रतिरोध एक ही डायरेक्शन में होते हैं, परंतु ओम का स्केल रिवर्स होता है। ओम का स्केल 0 और इन्फिनिटी जो है उल्टे डायरेक्शन में होता है। तो ये मल्टीमीटर है। कार्यविधि, सबसे पहले अगर आपको डीसी नापना है तो सेलेक्टर स्विच को आपको डीसी वोल्टेज के ऊपर रखना होगा। रेंज आपको सेलेक्ट करनी होगी कि रेंज आपकी कितनी है, 5 वोल्ट है, 2.5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, 250 वोल्ट है या 1000 वोल्ट। तो सेलेक्टर स्विच को आपको सेलेक्ट करके उस वोल्टेज के ऊपर रखना होगा। और अगर आपको डीसी करंट नापनी है तो उसको करंट के हिसाब से रखना होगा। करंट की रेंज जो है 100 माइक्रो एम्पियर्स, 2.5 मिली एम्पियर्स, 25 मिली एम्पियर्स और 250 मिली एम्पियर्स। तो ये करंट की रेंजेस हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस नापना है तो रेजिस्टेंस के लिए जो स्केल पे रीडिंग आएगी उसके साथ आपको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे इंटू 1, इंटू 10, इंटू 100, इंटू 1K, इंटू 10K। तो यहाँ पर ये 100K पे रखा गया है। इसके बाद अगर आपको AC वोल्टेज मापना है तो आपको वोल्टेज AC के हिसाब से रखना होगा कि 10 वोल्ट है, कि 50 वोल्ट है, कि 250 वोल्ट है, कि 1000 वोल्ट है। ठीक है। और इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं इनपुट के। एक इनपुट टर्मिनल है कि कॉमन टर्मिनल है और दूसरा जो है वो प्लस टर्मिनल है। तो पहला वाला टर्मिनल जो है आपका कॉमन टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है। अब नेगेटिव टर्मिनल पर काला लीड और पॉजिटिव टर्मिनल पर लाल रंग की लीड कनेक्ट करते हैं ताकि एक्सटर्नल जो भी चीज़ हमें मेज़र करनी है, जिस चीज़ को मापना है, उसको इस लीड के द्वारा हमें कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहला है प्रतिरोध का मापन, रेजिस्टेंस मेजरमेंट। तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए आपको सेलेक्टर स्विच को सबसे पहले रेजिस्टेंस स्केल में रखना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इंटू 10 पे रखा गया है। और पहला काम आपको ये करना है कि सबसे पहले दोनों लीड्स को आपस में शॉर्ट कर देना है ताकि इनपुट रेजिस्टेंस 0 हो और स्केल जो है वो 0 रेजिस्टेंस दिखाए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पॉइंटर 0 दिखाता है कि नहीं दिखाता है। अगर पॉइंटर 0 नहीं दिखाता है तो सबसे पहले हमें 0 एडजस्टमेंट नॉब है, उस नॉब को एडजस्ट करते हुए पॉइंटर को 0 डिफ्लेक्शन पर लाना होगा। जब पॉइंटर 0 डिफ्लेक्शन पे आ जाएगा उसके बाद हमें जिसका प्रतिरोध मापना हो उन दोनों को इस ओपन टर्मिनल्स के बीच में लगाना होगा। 0 एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं ये भी एक हम आपको वीडियो दिखाते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर ये 0 एडजस्टमेंट नॉब है। इस नॉब को धीरे धीरे आप घुमाइए ताकि पॉइंटर जो है वो 0 पर आ जाए। अब जिस चीज़ का प्रतिरोध आपको मापना है उसको इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस लगाना होगा। मानिए कि आपको रेजिस्टेंस जो है एक बल्ब का रेजिस्टेंस मापना है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस मापने के लिए बल्ब के दोनों सिरे इन दोनों टर्मिनल्स जो कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं इनके बीच में उसे कनेक्ट कर दीजिए। और देखिए मल्टीमीटर पे डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसमें देखिए जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो डिफ्लेक्शन करीब करीब 11 रीडिंग शो कर रहा है। और ये जो 11 रीडिंग है इस रीडिंग को आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करना होगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 10 है। तो प्रतिरोध का जो कुल मान है वो 11 × 10 बराबर 110 ओम। तो इस प्रकार आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का जो माप है वो मल्टीमीटर के द्वारा कर सकते हैं।
अब अगला है डीसी वोल्टेज मेज़रमेंट। तो डीसी का वोल्टेज मापने के लिए अब हमें मल्टीमीटर को एज ए वोल्ट मीटर यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले इस चित्र में देखिए, अगर हमें एक सेल है उसका वोल्टेज मापना है तो हमने सबसे पहले सेलेक्टर स्विच को 2.5 वोल्ट्स डीसी के ऊपर रखा, और अब जो इसके दोनों टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में हमने देखिए इस तरह से सेल कनेक्ट किया। पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, और इसमें डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया। पॉइंटर डिफ्लेक्शन दे रहा है और ये डिफ्लेक्शन की जो रीडिंग है वो करीब है 1.25 वोल्ट्स। तो इस तरह से हम डीसी वोल्टेज की रीडिंग जो है मल्टीमीटर के द्वारा माप सकते हैं। अब अगर हमें एसी वोल्टेज मापना हो, जैसे घर में सप्लाई आती है उसका वोल्टेज मापना हो, तो जैसे हमें पता है कि सप्लाई का जो वोल्टेज है करीब 250 वोल्ट पे होता है, तो हमने इसे 250 वोल्ट के ऊपर स्केल को रख लिया, डीसी एसी वोल्टेज 250 वोल्ट पर। और अब देखिए प्लग है, इस प्लग के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उसके अंदर दोनों लीड्स कनेक्ट कर दी, और जब कनेक्ट कर देंगे तो स्केल के ऊपर रीडिंग आनी शुरू हो गई। ये पॉइंटर जो है वो रीडिंग दे रहा है, और पास से देखिए ये रीडिंग आप देखेंगे कि ये जो रीडिंग है वो 250 मैक्सिमम रेंज है इसकी। तो मैक्सिमम रेंज 250 है, तो उसके हिसाब से इसकी रीडिंग करीब 224 वोल्ट के आसपास है। तो इस तरह से हम डीसी वोल्टेज के साथ साथ एसी वोल्टेज भी मल्टीमीटर के द्वारा माप सकते हैं। अब आखिरी है मल्टीमीटर के द्वारा करंट का मापन। अगर मल्टीमीटर के द्वारा हमें करंट मापना है तो मल्टीमीटर को एमीटर की तरह से सर्किट में सीरीज में लगाना होगा। उसके लिए आपको एक सर्किट बनाना होगा जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें एक सेल है जो कि 1.5 वोल्ट्स का है। इसके साथ सीरीज में आपको मल्टीमीटर एज एमीटर कनेक्ट करना होगा, और साथ साथ एक लोड लगाना होगा। इसमें बल्ब जो है वो लोड की तरह से कार्य कर रहा है। तो देखिए इस चित्र में एक बल्ब दिखाया गया है, और इस बल्ब को लोड की तरह से यूज़ करते हुए हमें करंट का मापन करना है। तो उसके लिए अब देखिए इस चित्र में सबसे पहले हमने करंट की रेंज सेट करी। जो डीसी मिली एम्पियर की रेंज है वो 2.5 एम्पियर्स पर हमने इसकी वैल्यू को सेट किया, और एक पॉजिटिव लीड है, एक नेगेटिव लीड है। इन दोनों लीड्स को कनेक्ट करते हुए हमने बैटरी के लगते ही करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और मल्टीमीटर मिली एमीटर की तरह से काम करना शुरू कर देगा और रीडिंग देना शुरू कर देगा। और ये रीडिंग आप इस स्केल के ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस चित्र में ये जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर को जो हमने कनेक्ट किया तो इसमें स्केल पर रीडिंग आ रही है, और इस चित्र में देखिए पास से रीडिंग जो है ये करीब 1 मिली एम्पियर इसके अंदर से करंट बह रही है। तो इस तरह से हम इस मल्टीमीटर को एज ए मिली एमीटर या करंट मापने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आज आपको क्लास के अंदर मल्टीमीटर का प्रयोग करते हुए इसको एमीटर, वोल्टमीटर और ओम मीटर की तरह से प्रयोग करना है। धन्यवाद।